मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये देख रहे हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमने लास्ट क्लास में पर्टिकुलरली स्टार्ट किया था एक नया चैप्टर, एक नया डिस्कशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था द लिविंग वर्ल्ड, राइट। और उस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने शुरुआती कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि व्हाट इज, एक ही चीज़ हमने मेनली एक्सप्लोइट की थी, एलैबोरेटेड मैनर में लास्ट टाइम पढ़ी थी, वो थी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोटिक एंड हाउ वी डिस्क्राइब और ऑन व्हाट बेसिस वी डिस्क्राइब सम ऑर्गेनिज्म एज अ बायोटिक कंपोनेंट और लिविंग वन। सो इफ यू रिकॉल, हमने 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स को बताया था, या 4 बेसिक फीचर्स को एलैबोरेटेड मैनर में पढ़ा था, जो थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस। करेक्ट, मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एंड कॉन्शियसनेस, जिसमें से है तो ये सभी फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ओवरऑल, लेकिन कॉन्शियसनेस या एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड इज द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा हमने अनाउंस किया था या ऐसा हमने बोला था। और उसका रीजन भी मैंने तुमको समझाया था कि भाई मेटाबॉलिज्म हो, ग्रोथ हो, या फिर तुम्हारा डेवलपमेंट हो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, या फिर तुम्हारा रिप्रोडक्शन हो, ये ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके लिए हम एक या 2 ही सही बट एक्सेप्शंस बता सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई एक्सेप्शन हम कॉन्शियसनेस के बारे में नहीं बता सकते। इन द सेंस, हम ये नहीं बता सकते या बोल सकते कि ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कॉन्शियस नहीं है। ना हम ये कह सकते हैं कि किसी नेचुरली प्रेजेंट नॉन लिविंग चीज में कॉन्शियसनेस है। तो इसीलिए कॉन्शियसनेस या एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड को हम एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं आउट ऑफ द मेनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ बायोटिक कंपोनेंट, राइट। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये हम कई बार कह चुके हैं, और ये कॉमन सेंस वाली बात है कि देयर इज एनॉर्मस डाइवर्सिटी as far as biotic components are concerned around us। इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है लाइफ फॉर्म्स में, इतने ज़्यादा अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हमारे आजू बाजू में हम देखते हैं कि जिनकी गिनती नहीं है, या हम ये कहें कि बहुत सारे हैं। जैसे तुम किसी एक पर्टिकुलर टाइप के ऑर्गेनिज्म की ही भी बात करो ना, तब भी देख लो प्लांट्स। अब प्लांट एनिमल तो नहीं है, प्लांट प्लांट है, तो फिर प्लांट के ही कितने प्रकार है, डू यू नो? इवन आई डोंट नो, नो वन नोज, क्योंकि दुनिया भर में जितने अलग अलग प्रजातियों के प्लांट पाए जाते हैं, उनमें से कई सारे अभी भी डिस्कवर ही नहीं हुए, है ना। अभी भी ऐसे कई हैबिटेट्स हैं दुनिया में जहां तक इंसान पहुंच ही नहीं पाया। तो वहां पे जो लाइफ फॉर्म्स है, वहां पे जो प्लांट्स है, वहां पे जो एनिमल्स है, उनके बारे में तो आज भी हमको नहीं पता, राइट। तो ये जो चीज है, ये कंटिन्यूअस टाइप का वर्क है। दुनिया भर में अलग अलग साइंटिस्ट्स, जिनको हम टिपिकली अगर कहा जाए तो टैक्सोनॉमिस्ट्स कहते हैं, वो क्या काम करते हैं? यही काम करते हैं, दुनिया भर में एक्सपीडिशंस पे जाना, नए लाइफ फॉर्म्स को ढूंढना, उनको रिपोर्ट करना और उनको प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई करना, अरेंज करना, ठीक है ना। जैसे तुम प्लांट्स को अगर देखो तो प्लांट्स में तुमको फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनकी हाइट नहीं बढ़ती बहुत ज़्यादा, ऐसे प्लांट्स जो बहुत ज़्यादा हाइटेड है, ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्रूटिंग दिखती है, ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्रूट्स दिखते ही नहीं, ऐसे भी प्लांट्स हैं जो स्टेम ब्रांचेस नहीं दिखाते फिर भी प्लांट्स कहे जाते हैं, जैसे कि अलगी। तो प्लांट में ही तो हजारों टाइप्स हैं, एनिमल्स में फिर से पता नहीं कितने टाइप्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात ही छोड़ दो, वहां पे तो लाखों में है गिनती। तो इतनी सारी डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ है हमारे आजू बाजू में, तो हम इनको अगर पढ़ना चाहें
या हमारा इनको पढ़ना क्यों जरूरी है, अगर इस बात को हम सोचें तो व्हाई वी नीड टू स्टडी द डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ अराउंड अस। तुम सोचो, एक कुछ एग्जांपल्स मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं, जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है ना। लिटमस पेपर सब जानते हैं, लिटमस पेपर जो है वो किस काम आता है, केमिस्ट्री इतनी तो सबने पढ़ रखी है कि लिटमस पेपर जो है वो पीएच मेजर करने के काम आता है, एसिडिक है कि बेसिक है ये बताता है। क्या आप जानते हो कि जो लिटमस पेपर है वो एक तरह के लाइकेन से बनता है। लाइकेन एक अल्गी और फंजाई का कॉम्बिनेशन है, ठीक। एक एग्जांपल हुआ। फॉर एग्जांपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लेबोरेटरी में जब ग्रो किए जाते हैं तो उनको एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया जाता है जिसको अगार मीडियम कहते हैं। अगार मीडियम, उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो किया जाता है, ये मैं बता चुका हूँ इससे पहले भी। तो ये जो अगार है, ये अगार हमको एक मराइन अल्गी से मिलता है जिसका नाम है जेलिडियम कॉर्नियम। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। जितनी दवाइयाँ हम खाते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स, फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ये हमको कहाँ से मिलते हैं? फंगस से मिलते हैं। पेनिसिलियम नोटाटम नाम की फंगस है, या स्ट्रेप्टोमाइसिस नाम का एक्टिनोमाइसिट है, बैक्टीरिया है जिससे हमको कई सारे एंटीबायोटिक्स मिलते हैं, राइट, है ना। हम कैमल का, शिप का, काऊ का, बफेलो का दूध पीते हैं, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो दूध देते हैं लेकिन हम उनका दूध कंज्यूम नहीं करते। वाई? तो भाई ये जो जानकारी है सबकी, कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारे लिए इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट है, कौन सा ऑर्गेनिज्म हमारे लिए मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है, कौन सी ऐसी वेराइटीज है जिनको हम एज अ क्रॉप खेतियों में लगा सकते हैं। क्या तुम आम के झाड़ की खेती करोगे? नहीं ना, उनको तुम खेतों में लगाओगे लेकिन उसका प्रोडक्शन हर साल थोड़ी ना आएगा। लगाने के बाद कम से कम 10 साल तो उसका प्रोडक्शन ही नहीं आएगा। तो हर साल तुमको प्रोडक्शन लेना है। खाने के लिए तुम आम खाओगे क्या रोज? तो गेहूं, राइस, दाल, ये सब खाने लायक क्रॉप्स है, ये हमको कैसे पता चला? या हम कौन से क्रॉप्स खेती में लगा सकते हैं, ये हमको कैसे पता चलेगा? मतलब एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, मेडिसिनली इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, राइट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच किस तरह का रिलेशनशिप है, मतलब अगर हम टाइगर और किसी खरगोश के बीच, मतलब ससा जिसको कहते हैं, उसके बीच की रिलेशनशिप देखें तो वो प्रे और प्रीडेटर वाली रिलेशनशिप है ना। लेकिन अगर हम राइजोबियम बैक्टीरिया और प्लांट के रूट्स के बीच की रिलेशनशिप देखें तो वो एक म्यूचुअलिज्म या पॉजिटिव रिलेशनशिप है, राइट। अगर हम दो क्रॉप प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स के लिए चीज को देखें तो वो कंपटीशन टाइप की रिलेशनशिप है। तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह की इंटर रिलेशनशिप्स पाई जाती है, वो हमको कैसे पता चलेगा? या फिर हम अगर कोई दवाई बनाते हैं तो उसको हम सबसे पहले किसी एनिमल पे टेस्ट करते हैं, फिर ह्यूमन पे उसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंटल या रिसर्च पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट प्लांट्स, इंपॉर्टेंट एनिमल्स, इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, ये हमको कैसे पता चलेगा? मोरल ऑफ द स्टोरी इज, किसी ऑर्गेनिज्म का इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, न्यूट्रिशनल, मेडिसिनल या एक्सपेरिमेंटल इंपॉर्टेंस जानने के लिए उन्हें प्रॉपरली स्टडी करना जरूरी है। और स्टडी करने के लिए हमारे पास सबसे बेसिक एसेंशियल रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास एक प्रॉपर टेक्निक हो, प्रॉपर मतलब सिस्टमेटिक सिस्टम हो, जिससे हम इस डाइवर्स चीज को, मतलब वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपरली क्या करें, क्लासिफाई करें, है ना। मतलब एक प्रॉपर ग्रुप में उनको रखें ताकि समय आने पर उनको हम पर्पसफुली स्टडी कर सकें। तो ये जो ब्रांच है बायोलॉजी की या कह लो साइंस की, जो ब्रांच डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने से लेकर, उनको कलेक्ट करने से लेकर, उनको डिस्क्राइब करने से लेकर, उनको नाम
देने से लेकर उनको पर्टिकुलर ग्रुप्स में या कैटेगरीज हम कह लें उनमें क्लासिफाई करने में काम करती है। कलेक्शन से लेकर क्लासिफिकेशन तक जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी या जो ब्रांच ऑफ साइंस काम करती है उस ब्रांच को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी is a branch of science that deals with different aspects like collection, identification, description, naming and classification of a living organisms. Why? Because when needed, जब जरूरत पड़े तब हम इन ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर मैनर में प्रॉपर पर्पस के लिए स्टडी कर पाए, है ना। तो फिर ये जो टैक्सोनॉमी की ब्रांच जो है, सॉरी साइंस की ब्रांच जो है टैक्सोनॉमी, वो ये क्यों करती है? देखो ये सारे पर्पस यहाँ हमने लिख रखे हैं। इन ऑर्डर टू नो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, और जैसे कि अभी हमने कहा इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल, देन दो बार हो गया है कोई बात नहीं, देन इंटर रिलेशनशिप्स पता करने के लिए, फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पता करने के लिए, फिर एडिशनली हम कह सकते हैं मेडिसिनल वैल्यू पता करने के लिए। इन सब पर्पस के लिए we need to study the diversity amongst living organisms, and in order to study the diversity, branch that helps us is taxonomy. Understand this properly. तो फिर टैक्सोनॉमी ये भले ही एक ब्रांच हो, डिस्टिंक्ट ब्रांच हो साइंस की, जिसमें प्रॉपरली सिस्टमेटिक तरीकों से, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करवाया जाता है या किया जाता है, बट दुनिया में ऐसी कुछ चीजें हैं, या हम ऐसा कहें कि ऐसे कुछ कंपोनेंट्स हैं जो इस पर्टिकुलर चीज को अचीव करने में, मतलब डाइवर्सिटी को मेंटेन करने में और स्टडी करने में हमारी हेल्प करते हैं। उन सभी चीजों को या उन सभी कंपोनेंट्स को हम कहते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। ओके, मतलब AIDS, यहाँ पे एड्स का मतलब है मदद करने वाली चीजें। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स का मतलब द कंपोनेंट्स और थिंग्स दैट हेल्प्स अस टू स्टडी एंड इन द डाइवर्सिटी इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिकल एड्स। ओके, तो ऐसी कौन सी चीजें या ऐसे कौन से कंपोनेंट्स है जो टैक्सोनॉमिकल एड्स के तौर पे काम करते हैं? तो सी, दिस इज द लिस्ट, इफ यू कैन, इट इज वेरी क्लियर। दिस इज द लिस्ट ऑफ say 6 components here which are helpful in maintaining and studying the diversity amongst living organisms to much extent. You may be familiar with some of the terms like botanical garden, zoological parks, museums. Here it is repeated. So these are 5 biodiversity parks. So these are some common things, okay, which we find around ourselves that helps us in studying the diversity. That's why all of them are called as taxonomic aids. So question will be like, which of the following is or is not included under taxonomical aids? What logic you should apply? Anything that helps us to maintain and study the diversity of living organism is a taxonomical aid. Like, let's talk about herbarium first. Do you know what is herbarium? क्या आपको ये टर्म पहले हो चुकी है? सोचो, अगर नहीं भी हुई तो अभी हम पढ़ लेते हैं। क्या होता है कि हर्बेरियम मतलब कलेक्शन। हर्बेरियम किसे कहते हैं? कलेक्शन। किसके कलेक्शन को? डिफरेंट टाइप के प्लांट स्पेसिमेन। ओके, यहाँ पे कंफ्यूजन डालने के लिए हम थोड़ा सा लिख लेते हैं वन बाय वन। व्हाट इज हर्बेरियम? ओके, आई एम सजेस्टिंग यू दैट यू शुड रीड योर 11th standard book. Okay, there you will find all these taxonomical aids mentioned. As far as here is concerned, the first time the art of herbarium was developed by an Italian scientist named Luca Ghini. He is an Italian taxonomist.
developed an art of maintaining dried plant specimens. Okay, the same thing is now called herbarium. So as a definition I am writing it. It is a collection of dried and preserved plant specimens on a sheet of paper, okay, which also have all different details about that plant. ध्यान से देखो क्या लिखा है। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम कलेक्शन होता है किस चीज का? तो हर्बेरियम कलेक्शन होता है प्लांट स्पेसिमेन का, ठीक है। प्लांट स्पेसिमेन जो कलेक्ट किए जाते हैं, उन्हें ड्राई किया जाता है और जरूरत पड़ने पर उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्व किया जाता है इन द सेंस उन्हें फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मल्डिहाइड का 20% सॉल्यूशन अगर हो तो उसे फॉर्मेलिन कहते हैं। तो 20% फॉर्मल्डिहाइड में भिगो के उसे सोक के मतलब ड्राई कर दिया जाए तो वो प्लांट स्पेसिमेन प्रिजर्व हो जाता है, उसको फंगस वगैरह नहीं चढ़ती। दैट्स व्हाट द लॉजिक इज। तो ऐसा ड्राइड एंड प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेन को स्टिक कर दिया जाता है किसी पर्टिकुलर कार्डबोर्ड या प्लेन पेपर के अगेंस्ट और उस पे एक लेबल लगाया जाता है जिसमें क्या मेंशन है, डिटेल्स अबाउट दैट प्लांट, जैसे कि बायोलॉजिकल नेम, उस प्लांट का बायोलॉजिकल नाम, उसका लोकल नेम, जैसे हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस बायोलॉजिकल नाम हुआ, जासवंत लोकल नाम हुआ, ठीक है ना। जासवंत becomes जावा in Pashchim Bengal, right? And in some other place it becomes some other thing. But Hibiscus rosa sinensis is a biological name that remains constant for a जासवंत। तो उस हर्बेरियम शीट पे अगर हमने जासवंत का प्लांट मतलब हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस का प्लांट अगर चिपकाया है ड्राई और प्रिजर्व करके, तो उसी पेपर शीट पे बाजू में क्या लिखा होगा, उस प्लांट का बायोलॉजिकल नेम, उसका लोकल नेम, उसका हैबिटेट मतलब वो कहाँ पाया जाता है और बाकी कोई इंफॉर्मेशन भी वहाँ लिखी हो सकती है, जैसे कि वो किस फैमिली को बिलोंग करता है, मतलब हिबिस्कस उसका जीनस हुआ, रोजा सिनेंसिस उसकी स्पीशीज हुई, फैमिली माल्वेसी अगर है तो वो माल्वेसी फैमिली को बिलोंग करता है, ये लिखा होगा। और बाकी कुछ डिटेल्स भी वहाँ लिखी हो सकती है, जैसे कि फ्लावरिंग कौन से सीजन में होती है और ये सभी चीजें। तो ये बन गई आपकी एक हर्बेरियम शीट, राइट। ऐसे कई शीट्स का कलेक्शन जिसमें किसी एरिया में पाए जाने वाले या किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले या किसी पर्टिकुलर कंट्री में पाए जाने वाले अलग अलग प्लांट्स के ड्राइड स्पेसिमेंस का कलेक्शन हो, ऐसी जगह को हम कहते हैं हर्बेरियम, ठीक है। और हर्बेरियम्स आर वेरी यूजफुल बिकॉज एट वन पॉइंट एक साथ तुमको एक्सेस मिलता है अलग अलग तरह के प्लांट्स को स्टडी करने का, देखने का और उनके बारे में डिटेल्स को जानने का, है ना। तो इसीलिए हर्बेरियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही बेसिक टूल है या एक बेसिक चीज है जो टैक्सोनॉमी को स्टडी करने में या डाइवर्सिटी को स्टडी करने में हमारी हेल्प करती है। अगर आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता तो सुन लो कि हर्बेरियम्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि छोटे से लेके बड़े तक, कम प्लांट स्पेसिमेन से लेकर हजारों प्लांट स्पेसिमेंस वाले। तो ब्रॉडली हर्बेरियम्स को हम इंस्टीट्यूशनल हर्बेरियम कहते हैं अगर वो किसी स्कूल या कॉलेज तक सीमित हो, या फिर रीजनल हर्बेरियम कहते हैं मतलब बड़े साइज का हर्बेरियम
जिसमें किसी बड़े एरिया के प्लांट स्पेसिमेंट्स को कलेक्ट किया गया है ना। तो कुछ कॉमन हर्बेरियम्स की अगर हम बात करें तो इंडियन बॉटैनिकल गार्डन का हर्बेरियम, या फिर नेशनल हर्बेरियम, ये कोलकाता में है, ये लखनऊ में है, ठीक है। और भी कई सारे हर्बेरियम्स है जो यहाँ पे लिखे जा सकते हैं, बट इफ यू वांट टू नो देयर नेम्स यू कैन go through your book. You will find all the important names of herbarium or all important herbariums across the country. If you don't find them in book, you can make use of technology. Google it. You will find the names of important herbariums across world and across India. Right? कुछ 100 स्पेसिमेंट से लेकर हजारों लाखों स्पेसिमेंट्स तक के हर्बेरियम्स दुनिया भर में मौजूद है। और उनका मेन एडवांटेज ये है कि प्लांट अगर एक्सटिंक्ट भी हो गया हो तब भी अगर किसी ने उसको प्रिजर्व करके रखा होगा तो वो एटलीस्ट कैसा था या किसी नए प्लांट और किसी पुराने प्लांट के बीच लिंक इस्टेब्लिश करने के लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है अगर वो स्पेसिमेन के रूप में मौजूद हो। राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाई वी कॉल हर्बेरियम एज अ टैक्सोनॉमिकल एड। ओके, एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हर्बेरियम में ड्राइड मतलब डेड प्लांट स्पेसिमेंस होते हैं, लिविंग नहीं, है ना। तो लिविंग प्लांट स्पेसिमेन कहाँ होते हैं? तो लिविंग प्लांट स्पेसिमेन के लिए हमारा नेक्स्ट टैक्सोनॉमिकल एड काम करता है जिसे हम बॉटैनिकल गार्डन कहते हैं। राइट, बॉटैनिकल गार्डन क्यू, लंदन। इसको सबसे पहले लिखने का कारण लार्जेस्ट, उसके बाद इंडियन बॉटैनिकल गार्डन कोलकाता, उसके बाद नेशनल बॉटैनिकल गार्डन लखनऊ। ओके, और इवन हम जिस शहर को बिलोंग करते हैं चंद्रपुर में भी आजकल काम चल रहा है बल्लार शाह, अगर आप जानते हो तो बल्लार शाह सिटी से पहले एक बॉटैनिकल गार्डन हमारे यहाँ भी बनने जा रहा है। हमारे थोड़ा सा पास में जो नागपुर शहर है वहाँ पे भी कई सालों से बॉटैनिकल गार्डन मौजूद है। राइट, तो इंडिया में नहीं दुनिया भर में अक्रॉस डिफरेंट सिटीज देयर आर स्मॉल और लार्ज मीडियम साइज्ड botanical gardens are present. Now why they are called botanical gardens? Why not just gardens? है ना, तो उसका रीजन है botanical gardens वो उन जगहों को कहा जाता है जहाँ पे साइंटिफिक तरीकों से अलग अलग प्लांट की वैरायटीज को लगाया जाता है, उन्हें मेंटेन किया जाता है और हर प्लांट के सामने एक मेटल या किसी और चीज का बना हुआ एक डिटेलिंग वाला बोर्ड लगा हुआ होता है जिसमें उस प्लांट के हैबिटेट, नेचुरल हैबिटेट, उसका लोकल नेम, उसका बायोलॉजिकल नेम, उसका क्लासिफिकेशन और उसकी बाकी डिटेल्स मेंशन होती है ताकि लोग, कॉमन पब्लिक उस प्लांट को जान सके, समझ सके, उसका इंपॉर्टेंस समझ सके। तो जैसे हर्बेरियम में ड्राइड प्लांट स्पेसिमेंस होते हैं कार्डबोर्ड पे चिपके हुए इंफॉर्मेशन के साथ, उसी तरह से बॉटनिकल गार्डन में केयरफुल तरीके से लिविंग प्लांट स्पेसिमेंस को मेंटेन किया जाता है विद ऑल रिक्वायर्ड डिटेल्स रिटन बिसाइड्स दैट पर्टिकुलर प्लांट। ओके, और वही सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी होगी जो हर्बेरियम शीट पे हम लिखते हैं। ठीक है, इसको मतलब सबसे पहले मतलब ये बॉटनिकल गार्डन का कॉन्सेप्ट जो है वो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इवन
थियोफ्रास्टस, फादर ऑफ बॉटनी, न्यू अबाउट बॉटनिकल गार्डन थिंग। मतलब ये काफी पुराने जमाने से चलता आ रहा कॉन्सेप्ट है। हाँ, हालांकि आज की डेट में हम इसे टैक्सोनॉमिकल एड कहते हैं, बिकॉज इट हेल्प्स टू स्टडी द डाइवर्सिटी एंड मेंटेन द प्लांट्स विथ देयर डाइवर्सिटी in their natural habitat. Okay, now the next taxonomical aid, if you see, these are some important examples of botanical gardens. Again I am saying कि इनके अलावा भी botanical gardens है दुनिया भर में, जिनकी डिटेल्स आप फाइंड आउट कर सकते हो either from the book or from what you say internet. नेक्स्ट जो चीज है एज अ टैक्सोनॉमिकल एड काम करने वाली, वो हम ज्यादा बेटर तरीके से जानते हैं एज अ नेम म्यूजियम्स, राइट। म्यूजियम किस जगह को कहा जाता है? तो म्यूजियम इज अ प्लेस जहां पे अलग अलग तरह के स्पेसिमेंट्स, जैसे बॉटनिकल गार्डन या हर्बेरियम, ये किसके लिए स्पेसिफिक है? इधर एनिमल्स को नहीं रखा जाता। बॉटनिकल गार्डन या हर्बेरियम में पर्टिकुलरली प्लांट्स को मेंटेन किया जाता है, हर्बेरियम में ड्राइड फॉर्म में और बॉटनिकल गार्डन में लिविंग फॉर्म में। बट म्यूजियम एक ऐसी जगह है जहां पे डिस्टिंक्शन नहीं है। हियर यू विल फाइंड बोथ द टाइप्स, प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। So basically museums are places where collection of plants and animals are kept, okay, in a way कि वो प्रिजर्व्ड रहे या ज्यादा से ज्यादा समय तक देखने लायक फॉर्म में रहे, ताकि लोग उन चीजों को देख सके, उनके बारे में डिटेल जानकारी हासिल कर सके, राइट। तो म्यूजियम में सिर्फ प्लांट्स या सिर्फ एनिमल्स नहीं, सभी तरह के स्पेसिमेंस प्रिजर्व करके रखे जाते हैं। जैसे कि कोई एनिमल स्पेसिमेन अगर हो, मतलब कोई डेड एनिमल अगर मिला तो उसको ऐसे ही रखेंगे तो वो तो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो एनिमल स्पेसिमेंस को किस में रखते हैं? ग्लास जार्स filled with फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन से भरे हुए ग्लास जार्स में एनिमल स्पेसिमेंस को रखते हैं। फॉर्मेलिन उसको खराब नहीं होने देता बॉडी को, ठीक है। या फिर इंसेक्ट्स अगर मिले हैं, ठीक है, तो इंसेक्ट्स को छोटे छोटे ग्लास बॉक्सेस में रखते हैं, ठीक है, जिन्हें ज्यादा फेमसली हम इंसेक्ट बॉक्सेस कहते हैं। ये छोटे छोटे ग्लास बॉक्सेस होते हैं जिनमें इंसेक्ट्स को फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करके उनको पर्टिकुलर पेपर के अगेंस्ट ग्लू से या किसी चीज से चिपका के उनको रखा जाता है बॉक्सेस में देखने के लिए। और नो डाउट इन ग्लास बॉक्सेस या ग्लास जार्स के बाजू में एक शीट या एक बोर्ड होगा जिसमें उस इंसेक्ट या उस एनिमल के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई होगी। या इवन अगर बड़े साइज के एनिमल्स हैं, जैसे कि बर्ड्स हो गए या टाइगर हो गया, इनकी अगर डेड बॉडी मिली है तो इनमें इनको स्टफ किया जाता है अंदर से, पूरा उनके ऑर्गन्स वगैरह निकाल के इसमें भूसा और बाकी चीजें भरी जाती हैं और इनको रियल फॉर्म में रख दिया जाता है प्रिजर्व करके अगेंस्ट किसी ग्लास बॉक्स में या किसी पर्टिकुलर पिंजरे जैसी चीज में, ताकि लोग इनको रियल फॉर्म में देख सके, बर्ड्स या टाइगर जैसी चीजों को। और सिर्फ इतना ही नहीं, तो किसी खुदाई में कहीं से स्कल मिल गया, कहीं से हड्डी का टुकड़ा मिल गया, कहीं से डायनासोर का दांत ही मिल गया, तो वो सारी चीजें रिक्वायर्ड डिटेल्स के साथ वहां पे डिस्प्ले की जाती है। तो ऐसी जो जगह है जहां पे प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंस और डिफरेंट टाइप के स्पेसिमेन, जैसे कोई स्टोन जो हड्डियों में मिनरलाइजेशन से बना हुआ हो, तो ऐसी सभी चीजों को जहां पे ऑल रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के साथ डिस्प्ले किया जाता है, उस जगह को हम म्यूजियम कहते हैं, राइट। और म्यूजियम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेल्पफुल जगह है टैक्सोनॉमी या डाइवर्सिटी को समझने या पढ़ने के लिए। दैट्स व्हाई वी आल्सो कॉल म्यूजियम एज taxonomical aid, just like botanical gardens and just like herbariums. Now
जैसे बॉटनिकल गार्डन प्लांट के लिए था, सेम चीज जूलॉजिकल पार्क्स किसके लिए होती है? एनिमल्स के लिए। तो देखो जूलॉजिकल पार्क इज नथिंग बट द ex situ conservation, ओके, ex situ conservation of animals, मतलब एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाल के किसी ऐसी जगह पे रखा जाता है जो उनके नेचुरल हैबिटेट की तरह हो। अगर तुमने किसी जू को विजिट किया है तो देखो बंदरों को जिस जगह पे रखते हैं वहां पे झाड़ वगैरह होते हैं, या टाइगर को जिस जगह पे रखते हैं वहां पे केव होती है, राइट, या फिर कछुओं को जिस जगह पे रखते हैं वहां पे पानी होता है। तो जूलॉजिकल पार्क फॉरेस्ट नहीं है, लेकिन फॉरेस्ट जैसा एटमॉस्फेयर उन एनिमल्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो प्रॉपरली सरवाइव करें, और उनको प्रॉपरली फेंसिंग की जाती है ताकि लोग उनको सिक्योर तरीके से देख सके, उनको समझ सके, उनको स्टडी कर सके। तो आपने देखा होगा अगर जूलॉजिकल पार्क या जू जिसको कहते हैं उसको अगर आप में से किसी ने विजिट किया है तो जरूर देखा होगा कि हर प्लेस के सामने एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिधर उस एनिमल के बारे में सारी जानकारी, वो ओरिजिनली कहाँ पाया जाता है, उसका फूड क्या है, वो क्या खाता है, क्या उसका क्लासिफिकेशन है, ये सारी डिटेल्स लिखी हुई होती है। तो अगेन लाइक बॉटनिकल गार्डन्स फॉर प्लांट्स, जूलॉजिकल पार्क्स और जू इज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। Okay, and like botanical garden help us to understand the plant diversity, zoological park help us to understand animal diversity. अब zoological park और biodiversity park में क्या फर्क है ना? तो देखो बायोडाइवर्सिटी पार्क किसी पर्टिकुलर रीजन की डाइवर्सिटी हमको बताता है, जैसे कि आर्कटिक बायोडाइवर्सिटी पार्क अगर बना तो आर्कटिक रीजन के जितने डिफरेंट एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो वहां पे डिस्प्लेड होंगे, ठीक है ना। या फिर डायनासोर वाले एरा का बायोडाइवर्सिटी पार्क अगर बनाया जाए तो उस बायोडाइवर्सिटी पार्क में तुमको डायनासोर के विविध प्रकार देखने को मिलेंगे, उस समय पे पाए जाने वाले एनिमल्स और प्लांट की वैरायटीज देखने को मिलेगी, राइट। जबकि जूलॉजिकल पार्क एक जनरल चीज है जहां पे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स एक साथ देखने को मिलेंगे। बट बायोडाइवर्सिटी पार्क भी जूलॉजिकल पार्क्स, बॉटनिकल गार्डन्स, हर्बेरियम, म्यूजियम की तरह एक टैक्सोनॉमिकल एड के तौर पे काम करते हैं। हाँ, या हम यूं कहें कि वो हमको डाइवर्सिटी समझने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जो डिस्कशन था, ये किस चीज के लिए अभी तक का हो रहा था? टैक्सोनॉमिकल एड्स मींस डिफरेंट थिंग्स that help us to understand the diversity or study taxonomy. Is it okay? Before we end, this is one additional thing we need to describe. Okay, as you can see, taxonomic key. इसका पूरा मतलब हमको फ्यूचर लेक्चर्स में अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल डेफिनेशन के तौर पे समझ लो। रीड करो पहले, फिर मैं समझाता हूँ। व्हाट इज इट? की मतलब कोई टिपिकल चाबी नहीं है, तो टैक्सोनॉमिक की है क्या? इट इज अ सेट ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स और टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मतलब हर टैक्सोनॉमिक की में कितने स्टेटमेंट्स आपको मिलेंगे? दो, एक दूसरे से अपोजिट। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब अपोजिट। तो इट इज अ सेट ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, ईच ऑफ विच इज कॉल्ड लीड। मतलब वन taxonomic key is equal to two leads। एक taxonomic key में कितनी leads है? दो। each statement is called lead and how many statements are there? Two। so each taxonomic key has two leads or two statements, okay। and there is a separate taxonomic key for each category। category मतलब जैसे genus, जैसे species, जैसे family या फिर even kingdom। ये जो चीजें आपको यहाँ दिख रही है ये अगले लेक्चर से हम डिस्क्राइब करना शुरू करेंगे, लेकिन
एटलीस्ट नाम तो पता है हमको कि ऑर्गेनिजम्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो इन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, जीनस, स्पीशीज, फैमिली, किंगडम एटसेट्रा। तो हर कैटेगरी के लिए एक सेपरेट की एग्जिस्ट करती है जो हमको मदद करती है या हमारी हेल्प करती है इन ऑर्डर टू डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। मतलब कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म फैमिली में किसी फैमिली को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे? बाय यूजिंग अ की ऑफ दैट कैटेगरी। मतलब फैमिली के लिए जो भी टैक्सोनॉमिक की होगी उसके दो स्टेटमेंट्स हम अप्लाई करेंगे उस ऑर्गेनिज्म पे जो भी हमको पर्टिकुलर फैमिली में रखना है। अगर वो ऑर्गेनिज्म उस टैक्सोनॉमिक की में शोन या एक्सप्लेन्ड फीचर दिखाता है तो इट विल बी केप्ट इन दैट फैमिली, अदरवाइज नॉट, राइट। तो ये एक ब्रॉडली डिस्क्राइब कर रहा हूं मैं, ये आगे जाके और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन वाइज सिर्फ इतनी चीज इसमें आती है कि लीड क्या है, व्हाट इज लीड। तो लीड इज नथिंग बट ईच स्टेटमेंट मेंशन्ड इन अ पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक की। Okay, and taxonomic key is a very what you say straightforward and accurate way to differentiate between organisms as it exists for a separate category. मतलब different for species, different for family, different for genus, different for order, different for class. Each category has a separate taxonomic key and each key has two contrasting statements. Each of that statement is called as lead. And they help us to differentiate between organisms, to keep that organism in particular category or not. That is what the importance of taxonomic key. हम इसको भी taxonomical aid कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमको taxonomy स्टडी करने में या डाइवर्सिटी को स्टडी करने में और क्लासिफिकेशन में हेल्प करती है, ठीक। तो ये सारी चीजें जो अभी हमने इस लेक्चर में पढ़ी वो किससे रिलेटेड थी? सिर्फ दो चीजें। पहली, why we need to study the diversity and who helps us in studying diversity. मतलब reasons behind studying the diversity and things that help us to study the diversity. That is taxonomical aids. Okay. From next class we will be having main focus on studying classification. How to classify the organisms and how to name the organisms. Okay, that's what we call taxonomy or systematics. As far as this particular chapter or this particular discussion is concerned, we are over. Before we end, I am just recalling what we have studied till. हमने सबसे पहले की what is the meaning of biotic and abiotic. उसके बाद हमने डिस्क्राइब किया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट आर यूज्ड टू अप्लाई फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड बायोटिक, व्हाट इज एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोटिक, देन व्हाट इज द नीड टू स्टडी डाइवर्सिटी एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट हेल्प अस टू स्टडी द डाइवर्सिटी। ओके, सो दिस इज इट विद द इनिशियल डिस्कशन. From next lecture we will be more focused on classification part. As far as this lecture is concerned, it is over. Thank you.